हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और कल के एग्जाम की तैयारियों में दिलो जान से जुटे हुए हैं। तो बहुत अवेटेड सीरीज इसको नाम दे देते हैं, फाइनल फ्रंटियर का नाम दे देते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस जिनकी स्ट्रीम है उनके लिए ये लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है। अभी तक सारे क्वेश्चन अपन ने देख चुके हैं, सारी सीरीज आप देख चुके हो, केवल एकमात्र सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसका अभी तक मेरे YouTube चैनल पर एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं था। लेकिन शाम होते होते इतना आश्वासन दिलाऊंगा कि जितने भी मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली जाएगी। जितनी भी जगह आज मेरी क्लासेस थी केवल IB के बच्चों के लिए सारी की सारी क्लासेस पोस्टपोन या कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। तो शाम होते होते इसके 5 यूनिट और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके वीडियो हम पूरी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अभी भी बता रहा हूं यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। इस सब्जेक्ट की खासियत ये रहने वाली है कि इसमें याद करने का मैटर बहुत ज़्यादा है, समझने का मैटर थोड़ा कम है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि शाम होने से पहले आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाए। बात करते हैं यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5 तक जाऊंगा। देखो एक दिन का समय है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बात करनी होगी लेकिन पूरी जान लगा देंगे। जैसे आप अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट हम भी करेंगे, थोड़ा सा मेहनत मैं भी करूंगा। आपके जितनी बराबरी तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेहनत तो करेंगे। चलो आज तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपन को यह समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम कोई गुड्स, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज इंडिया के आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, है ना, सप्लाई करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। क्या बोला मैंने? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इट्स कॉल्ड द एक्सपोर्ट। सिंपल है। और गुड्स और सर्विसेज सप्लाई विद इन इंडिया, मतलब कि विद इन इंडिया होगा तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो डोमेस्टिक सेलिंग की कैटेगरी में आता है। क्लियर है ना। जब हम केवल इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कुछ भी कहना चाहो इसके अंदर, ठीक है, वो बाउंड्रीज के बाहर, इंडियन टेरिटरी के बाहर यदि मैं माल भेजता हूं और सर्विसेज भेजता हूं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, अभी तुर्की में भूकंप आया, हमारे यहाँ की NDRF की टीम वहां पे गई, बहुत प्रशंसा हुई, वहां पे उन्होंने सेवा करी, तो वो सर्विस थी लेकिन वो सेल की पर्पस से सर्विस नहीं थी, तो इट इज नॉट इंक्लूड इन द एक्सपोर्ट। क्लियर है ना। पर्पस क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। और सेल में पर्पस क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट मेकिंग होता है। अगर प्रॉफिट नहीं है, आज प्रॉफिट नहीं बन रहा है या फ्यूचर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो सेल नहीं है, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट या प्रॉफिट दो उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसमें शामिल होंगे, है ना। सेल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है भैया? कि अपने हैं प्रॉफिट और फ्यूचर प्रॉफिट, इसको याद रख लीजिए। अगर इस पर्पस से मैं गुड्स और सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बाहर भेज रहा हूं, तो वो एक्सपोर्ट होगा, वरना नहीं होगा। कोविड की वैक्सीन एक देश में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भेज दी, फ्री ऑफ गिफ्ट गेस्चर में भेज दी, तो क्या वो एक्सपोर्ट कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा। दिस आर ऑल द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। एक्सपोर्ट की कैटेगरी के अंदर अपन केवल सेल की ही कैटेगरी में बात करेंगे अपने इस सब्जेक्ट में। देखो प्रैक्टिकल मैनर में चीजें अलग होती है, वो एक्सपोर्ट करा गया गुड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो वो नहीं करना है इंक्लूड, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन भी नहीं है, ना उसके ऊपर अपन टैक्स लगा रहे हैं, क्लियर है ना, वो GDP का हिस्सा हो रहा है अपना। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन शुरू करूं तो क्वेश्चन में शुरू करने से पहले, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सब्जेक्ट का नाम एक बार फिर देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपन ये बताएंगे इस पूरी यूनिट के अंदर, सारे सब्जेक्ट के अंदर, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं, उनको कैसे पाया जाता है और उनको पाने का शॉर्टेस्ट वे क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। इसी सारे मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है, ठीक है। चलिए पहला आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बुकिश क्या कहती है? एक्सपोर्ट इज प्रिवेलेंट अराउंड द ग्लोब एंड रिसेंट टाइम हैज ग्रो एज मच मोर फास्टर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। एक्सपोर्ट मीन ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन विद द लीगल रूल एंड ट्रेड पर्सन। लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे।
ठीक है, एक देश से दूसरे देश के। दूसरा टॉपिक आता है एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब जैसे कि एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, आईबी के जो भी बच्चे कर रहे होंगे अधिकतर मेरे को लगता है कि बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है, और नहीं कर रहे तो इस फील्ड में, तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस होगी। बिजनेस का नाम रखना होता है, उसका प्रोडक्ट रखना होता है कि किसका काम करेंगे आप, उसका एक ईमेल आईडी, एक एड्रेस होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो बताना होता है, मेमोरेंडम बताना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताना होता है ना। ये सारे मेमोरेंडम आर्टिकल सब अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पैन नंबर लेना होता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, इट कैन बी सूड, उसको टैक्स भरना होता है, तो उसके भी एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। जैसे अपने सबके पास पैन नंबर होता है जिससे हम इनकम टैक्स फिल करते हैं, वैसे बिजनेस के पास भी परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसके अलावा एक बिजनेस का सर्टिफिकेट होता है। अब इसी को अगर एक्सपोर्ट में अपन ले जाते हैं तो ये प्रोसेस तो होते ही है, इसके अलावा एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लेना होता है। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो याद करवा रहा हूं मैं ऑन रियल टाइम में, ये सारी चीजें तो करते ही। एक सोच लो, धंधा खोलना है, एक बिजनेस करना है अपन को, तो क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोडक्ट चाहिएगा, मार्केट चाहिएगा, ये चाहिएगा, रजिस्ट्रेशन चाहिएगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी चाहिएगी, अगर कोई इस फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस चाहिएगा, और सर्टिफिकेट इसी तरीके से एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिएगा। आइए बुकिश पॉइंट देख लेते हैं अपन। कहाँ गया? ये रहा। सबसे पहले क्या कहना है कि अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस में अपन क्या क्या है, देखो अधिकतर तो बुकिश है और सारी आपको मैं बनवा दूंगा। इस्टेब्लिश करनी है, एक कंपनी खोलनी है सबसे पहले, उसके बाद एक बैंक अकाउंट खोलना है। और बैंक अकाउंट कौन सा होगा? करंट अकाउंट होगा, याद रखना, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस, सेविंग अकाउंट फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस, जिसमें ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट के कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे एन नंबर्स ऑफ टाइम विड्रॉल कर सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट कर सकते हो, इस पे ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कुछ चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट तो नहीं, चार्जेस के नाम से। एक परमानेंट अकाउंट नंबर बनाना पड़ता है। अब ये चीज नहीं है इसमें, क्या चीज नहीं है? ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एक आईसी कोड लेना होता है, आईसी नंबर लेना होता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको एक आईसी नंबर लेना होता है। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप, आरसीएमसी नंबर भी लेना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप क्या है कि आप किसी भी एसोसिएशन के ग्रुप ऑफ मेंबर बन जाओगे। जैसे कि आप टेक्सटाइल के होंगे, केमिकल के होंगे, कोई तो चीज बेच रहे होंगे, तो जिस बेच रहे होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनकी क्या को ग्रुप बना हुआ होता है, तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, प्रोडक्ट तो अपना सबसे पहले हो जाता है प्लानिंग में, लेकिन प्रोडक्ट का डिस्क्लोज करना कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है ये हम बाद में करते हैं। इसके बाद सिलेक्शन करना है कौन से मार्केट में बेचोगे, इंडिया में बाहर कहाँ बेच रहे हो, इराक बेच रहे हो, बेनिन बेच रहे हो, यूएसए बेच रहे हो, यूके बेच रहे हो, ऑस्ट्रेलिया बेच रहे हो, जापान बेच रहे हो, ताइवान बेच रहे हो, चीन बेच रहे हो, कहाँ पे बेच रहे हो। वहां पर भेजने के बाद आपको वहां के बायर्स भी फाइंड करने होते हैं कि वहां पर कौन प्रोबेबल कस्टमर है जो आपका यहाँ से प्रोडक्ट लेने वाला है। उसके बाद उसको कुछ सैंपलिंग देनी होती है, यहाँ से प्रोडक्ट अपन ने ऐसे सैंपल पूछा है। ये सारे के सारे अपने बिजनेस के ही प्रोसेस हैं, है ना। उसके बाद उससे प्राइस नेगोशिएशन होगा आपका कि इस पर्टिकुलर प्राइस में हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस प्राइस नेगोशिएशन के बाद में प्राइस नेगोशिएशन के बाद में आप क्या करोगे, ये वाला ही ले लेते हैं। प्राइस नेगोशिएशन के बाद में आप क्या करोगे, नेगोशिएशन हो गया, प्राइसिंग आपने बता दी, कवरिंग रिस्क थ्रू ईसीजीएस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये ईसीजीएस की फुल फॉर्म है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट की गारंटी मतलब कि मैंने यहां से चाइना भेजा, मिस्टर पिंटू ने कुछ सामान विदाउट गारंटी के भेजा चाइना, चीन में भेजा, चाइना में भेजा, तो गुड्स तो चले गए, है ना। गुड्स जब चले गए तो लेकिन वहां के पार्टी ने डिनाई कर दिया पेमेंट को, डिनाई कर दिया कि हम तो पैसे नहीं दे रहे, हमारे देश का कानून अलग है, अब आपको मर्जी जो करना है करो। तो ये जो होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम, है ना, ये क्या करती है, आपको एक गारंटी देती है कि अगर वहां से माल नहीं आया, वहां से अगर किसी ने नहीं भेजा तो हम भेजेंगे। अब इनके दोनों तरफ एजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, स्कीम भी इसके अंदर आती है, ठीक है, क्लियर है ना।
तो एक रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल प्रोसेस होता है, पैन नंबर लेना है, अकाउंट खुलाना है, बिजनेस बताना है, बायर फाइंड करना है, मार्केट फाइंड करना है, उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन करना है, ECGS कराना है और एंड में सेलिंग करना है। अब इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे वो अगला स्टेप है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का कैसे सिलेक्शन करोगे आप कि कौन सी चीज बेचनी है आपको, इसका सिलेक्शन कैसे होगा और मार्केट पेमेंट टर्म्स क्या है। प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि मेरे को, मान लेते हैं कि मेरे को चीन में कोई प्रोडक्ट बेचना है ना, चीन में प्रोडक्ट बेचना है, USA में बेच रहा है। जैसे कि हमारे रेगुलर, जब मैं थोड़ा सा मेरी PhD चल रही थी तो हम फ्रीलांसिंग राइटिंग का काम भी मैं करता था, जो UK बेस्ड क्लाइंट के लिए करते थे। तो UK बेस्ड क्लाइंट के लिए करते थे, तो वहाँ क्यों करता था मैं, क्योंकि वहाँ एक तो रिवॉर्ड ज़्यादा था, पैसा ज़्यादा था, और दूसरा कि वहाँ पर थोड़ा वर्कलोड हमको, मेरे को ऐसा लगता था कि USA से थोड़ा कम है। मीन्स कि अगर वहाँ पर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमको मिलता था $2 अराउंड 1 पेज, और 10 पेज का काम होता था तो $6 $10 के अराउंड हमको कॉस्टिंग मिल जाती थी $10 में। यानी कि अगर उस जमाने की बात करें तो 400-500 रुपीज़, मतलब 10 पेज राइटअप के मिल जाते थे, जो यूजुअली हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते थे। एट द टाइम आफ्टर माई MBA आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ जॉब। तो फ्रीलांसिंग की जॉब थी, तो पहले मेरे को पता करना होता था कि कौन से मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कौन से में हमको हायर पेमेंट, और ये जो 400-500 रुपये अगर यहाँ मिल रहे हैं USA मार्केट में यही 200-250 रुपये हो जाते हैं, और इंडियन मार्केट में यही 100 रुपये हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि अपन को कौन सा मार्केट के अंदर जाना है, कहाँ पे अपन जा रहे हैं। डोमेस्टिक जा रहे हैं, डोमेस्टिक जाने का फायदा ये, इंटरनेशनल जाने का फायदा ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी बढ़ जाती है। देयर इज स्काई इन द लिमिट, सीधा कहा जाता है कि कोई भी इसकी गति सीमा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट में आज जापान में 7G की रिक्वायरमेंट चल रही है और EV सेक्टर के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और आप कोई मैन मेड का प्रोडक्ट, कोई दूसरा काइंड ऑफ प्रोडक्ट ले जाओगे तो उसकी सेल की प्रोबेबिलिटी कम है। सप्लाई बेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई बेस क्या है, कितने प्रोडक्ट आप सप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट में हमेशा ह्यूज क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आप 100 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट के लिए सेल करोगे, आप क्या है ज़्यादा यूनिट के लिए ही सेल करोगे। क्लियर हो रहा है ना। प्रोडक्शन कैपेसिटी, यही सप्लाई बेस है, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अब मेरे पास कितनी कैपेसिटी है और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। सर ये पॉइंट किसके हैं, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये पॉइंट हमको ये बता रहे हैं कि हम प्रोडक्ट जो सेलेक्ट करेंगे वो किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरे को डोमेस्टिक मार्केट में बेचना होता है तो मैं चेक करता हूँ, कॉम्पिटिटर चेक करता हूँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेक करता हूँ, उसकी प्राइस चेक करता हूँ, मेरी कैपेसिटी चेक करता हूँ, रॉ मटेरियल, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारी। तो यही सारे पॉइंट एक्सपोर्ट में भी होते हैं। कोई धंधा है भाई, बिजनेस है, बड़े लेवल पे कर रहे हैं हम, अब होलसेलर से भी नेक्स्ट लेवल पे चले गए, हम विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो विदेशों में जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी रेगुलर होनी चाहिए। प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो प्रोडक्ट जिलेट शेविंग की गार्ड आता है, पहले इंडिया के अंदर आया, जिलेट अपना गार्ड लाया, ठीक है, इंडिया के अंदर अपना गार्ड लाया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? उनका जो जिलेट का गार्ड बना हुआ था वो अमेरिकन पीपल के लिए बना हुआ था, उनकी दाढ़ी थोड़ी नरम थी, हमारी दाढ़ी थोड़े भारतीय लोगों की थोड़ी कड़क आती है। इसके अलावा वहाँ पर पानी की कोई ज़्यादा इतनी शॉर्टेज नहीं थी, नल ऑन किया और डायरेक्ट टैप के थ्रू आपने वो क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे क्लीनिंग के लिए क्या करता है बंदा, एक कटोरी रखता है और कटोरी में मग्गा रखता है, उसके अंदर बार बार वो शेक करके उसको क्लीन करता है। तो क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इको फ्रेंडली सारी चीज़ें होती है। तो जब जिलेट फर्स्ट टाइम इंडिया में आया तो उसका जो प्रोडक्ट था वो USA मार्केट बेस्ड था, और उसके बाद वो यहाँ पे फेल हुआ। वो सेकंड टाइम आया और आज उसकी मोनोपोली है, वो डिफरेंट फर्म है। लेकिन वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट इंडिया में बेस्ट है वो हो सकता है कि अमेरिका में बेस्ट ना हो, या वहाँ की वर्किंग कंडीशन में काम न करे। जैसे कि जो प्रोडक्ट है वो अगर 40 डिग्री टेम्परेचर में, 50 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई वर्किंग कर रहा है और उसको माइनस में ले जाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो क्योंकि डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है, तो अपन को ये बात भी ध्यान रखनी होती है। सर्विंग फैसिलिटी, कितने टाइम तक हम सर्व कर सकते हैं, हम सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। टारगेट मार्केट क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेविश प्रोडक्ट ले जाना है तो डेवलपिंग कंट्री की जगह डेवलप्ड कंट्री में ले जाना होगा। और
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अगर अंडर डेवलप्ड प्रोडक्ट ले जाना है, जैसे कि अगर मेरे को 4G के फ़ोन बेचने हैं अब, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में बेचने होंगे, लाइक सोमालिया में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीकन कंट्री के अफ्रीकन कंट्रीज है, बेसिकली साउथ अफ्रीका में तो आ गया है 5G का एंट्रीज टावर है, ठीक है। तो उनमें अपन को सेल करना होगा, तो वहाँ पे अपना टारगेट मार्केट, और अगर मेरे को 6G के फ़ोन बेचने तो वो जापान, USA, UK में जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट के कैटेगरी के अनुसार भी अपना टारगेट मार्केट जो है वो चेंज होता है। डिमांड स्टेबिलिटी, डिमांड कब स्टेबल होगी? जब नेशन क्या होगा? स्टेबल होगा। डिमांड, जैसे कि पाकिस्तान में आज क्या अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, श्रीलंका में अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, यूके में इवन अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि डिमांड वहां पर इन्फ्लेशन काफी हाई पहुंच गया है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, अब हमारे पास ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है, हम किसी देश को उसको बेच ही नहीं सकते, तो मेरे को वो भी ध्यान में रखना होता है कि मैं प्रोडक्ट ऐसा ना ले लूं कि वो उस देश में तो बिकने के लिए तैयार है लेकिन हम उसको बेच ही नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान से हमने क्या अभी बैन करा हुआ है, लेटेस्ट क्रिकेट किट बैन करी हुई है। जो क्रिकेट की किट आती है वो पाकिस्तान में बड़ी सस्ती बनती है, तो हमने उसको इंपोर्ट बैन कर रखा है, तो अब वो हम पाकिस्तान से नहीं बाय कर रहे हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसा कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे मेन बिजनेस में यही चेक किया जाता है कि धंधा कितना फायदेमंद है। इसके अलावा अपन चेक करते हैं कैश इन एडवांस। कैश इन एडवांस क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में यूजुअली कैश इन एडवांस मिलता ही है कि 20% 30% अपन को कैश इन एडवांस मिलेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब एक तरीके की गारंटी है जो किसी बैंक के थ्रू हो सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकती है, IMF के थ्रू हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट इंटरनेशनल बैंक के थ्रू हो सकती है, या आपके यहाँ की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंसीज है, काउंसिल है, उनके थ्रू हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट जो है, कंसाइनमेंट जो है मीन्स कि जब गुड्स ट्रांसफर होता है तो उसको कंसाइनमेंट बोला जाता है। व्हेन द ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द टू कंट्रीज, व्हेन द ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, इट्स कॉल्ड द कंसाइनमेंट। सिंपल है ना? या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि इज अ सिंपल काइंड ऑफ एजेंट। एजेंट को भी कंसाइनी बोला गया है, जो क्या करता है, एक जगह से माल लेके दूसरी जगह डिलीवर करता है, ठीक है। क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट? सारे पॉइंट देखो क्लियर करते हुए चलूंगा, भले वीडियो बना पड़ेगा, 5 घंटे का बनेगा, 6 घंटे के में सब कुछ क्लियर कर देंगे अपन, चिंता ही मत करो। शाम होते होते सारी चीज़ें कर दूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताते चले कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा बताते चले, है ना। क्योंकि इसमें समझने से लायक, याद करने लायक अपन के पास ज़्यादा टॉपिक है, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी इन सारे वीडियोज़ में कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक याद करा सकूँ। एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। अब जो एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए? वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और लो होनी चाहिए, तभी तो वो वहाँ पे जाके मार्केट सर्वाइव करेगा। एक इंडियन कंपनी अगर यूके में डोमिनेट करने जाएगी तो वहाँ की लोकल बॉडीज से अगर कॉस्ट कम रखेगी, क्योंकि आज जो कस्टमर है वो 2 चीज़ों पे बहुत कंसर्न है। पहला तो एक तो क्वालिटी, दूसरा प्राइस। वर्ल्ड कस्टमर की बात कर रहा हूं, जो वर्ल्ड टारगेट में है, 2 पे ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। तो हमको जो कॉस्टिंग देनी है वो किस अकॉर्डिंग देनी है, उसके क्या मेथड है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, मैं कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। रेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर, प्रॉम्प्ट डिलीवरीज एंड कंटिन्यूटी इन सप्लाई कितनी है। अगर मेरे पास कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है तो मैं लो सेल कर सकता हूँ। आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी है, लाइक मशीन मेरे को बेचनी है तो उसके बाद रिपेयरिंग वगैरह मेरे को ही करानी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड इमेज के लिए मैं कॉस्टिंग उसकी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पर प्राइस को डिनोमिनेट किया गया है, प्राइस को बताया गया है कि प्राइस जो है वो कितनी आपको रखनी है। यहाँ पर कॉस्टिंग का मतलब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब है तो कॉस्ट टू द अनदर पार्टी, कॉस्ट टू द अनदर पार्टी हु बाय योर प्रोडक्ट। क्लियर है ना? द कॉस्ट टू द अनदर पार्टी हु बाय योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोडक्ट अपन कितने दे रहे हैं, वो कितने लॉन्ग टर्म तक अपने पास रहेगा, प्रोडक्ट अपन कितने डिफरेंशिएट दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है, इसके अकॉर्डिंग अपन उसकी कॉस्टिंग, उसकी प्राइस फिक्स करेंगे। और नॉर्मल कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं अपन, देखो कॉस्ट निकालने का सिंपल है, जॉब की कॉस्टिंग निकाल लो, जैसे कि कल ABCD के क्वेश्चंस थे अपने पास, है ना, ऑपरेशन के अंदर, यानी कि 3 प्रोसेस हो रही है, तीनों प्रोसेस की कॉस्टिंग जोड़ ली, और तीनों प्रोसेस की एक साथ जोड़ ली तो बैच प्रोसेसिंग हो गई, और इस इंडिविजुअल जोड़ ली तो जॉब प्रोसेस कॉस्टिंग पूरे कंप्लीट जोड़ ली, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस बनाने में इतना तो लगता ही है। तीनों केवल एक डिम्ड मेथड है जिसके थ्रू अपन कॉस्टिंग एज्यूम करते हैं। सिंपल से
अगर मेरे को 10 रुपए की चाय के कप देना है तो उसमें जितना कॉस्ट आ रही है, दूध का इतना, चाय पत्ती का इतना, शक्कर का इतना, लेबर का इतना, ये सारी कॉस्टिंग निकालने का। अगर दूध शक्कर चाय पत्ती एक साथ लग दी जाए तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। केवल दूध का पैसा अलग, चाय पत्ती का अलग, शक्कर का अलग, लेबर का अलग, तो जॉब कॉस्टिंग। कुछ ग्रुप बना के कर दिया जाए, बैच कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड दूध में 3 रुपये 4 रुपये तो लगता ही है एक का। क्लियर है ना? देखो इतने बड़े एग्जाम्पल लाइफ के अंदर याद रखने की जरूरत नहीं, छोटे एग्जाम्पल से बड़ी चीजें समझ लो, क्योंकि बड़ी चीजें समझने के लिए बड़ी एग्जाम्पल होना जरूरी नहीं है कि अपन जा रहे हैं किसी वहाँ पर कि यूएसए बेस्ड जा रहे हैं और वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ग्राउंड रूट पे चीज़ें बहुत इजी हैं, समझने की कोशिश तो करो। बुक में काफ़ी मेरे को लगता है कि कितनी बार उसने केवल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए चीज़ें लिखी है, स्टूडेंट परसेप्शन से कभी सोचा नहीं। जिसने लिखा है वो तो इंटेलिजेंट है ही, तभी तो उसने बुक लिखी है, लेकिन उसने खुद के बारे में सोच के ज़्यादा लिखी है, बाकी स्टूडेंट के बारे में कम सोचा है। अब प्राइसिंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं? बेसिकली जो प्राइसिंग है, हमारी कॉस्ट तो आ गई ऊपर और मैं डिफरेंशिएट कर दिया प्राइसिंग को। वैसे वो भी प्राइस ही है, ये भी प्राइस ही है, कॉस्ट तो उसके लिए हो गई, प्राइस अपने लिए हो गई। तो प्राइसिंग के क्या बेसिक प्रिंसिपल होते हैं? वैसे प्राइस निकालने के 3 ही फॉर्मूले पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मार्केटिंग में आता है। पहला बोला जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दूसरा बोला जाता है कॉम्पिटिटर्स प्राइस, कॉम्पिटिटर्स प्राइस, यानी कि आपके पड़ोसी ने, आपके कॉम्पिटिटर्स ने जो प्राइस रखी है उससे आपकी प्राइस कितनी है। जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर ने, जैसे पेप्सी और कोको कोला का लेते हैं तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर वो 35 रुपीज़ लीटर है तो ये भी 35 है, वो 45 है तो वो भी 45 है। डिपेंड नहीं करता कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है। और तीसरी होती है बिड, बोली लगती है 1 2 3, जैसे 3 हुआ वो प्राइस हो गई, ठीक है। लेकिन बुकिश के अंदर देखा जाता है तो सर्वाइवल के लिए अपन को क्या प्राइस रखनी है, मीन्स के मार्केट में बने रहने के लिए। लॉस में तो बेचा नहीं जा सकता। आपको पता है क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट हुआ माइनस के अंदर। क्रूड ऑयल का जो सऊदी था उन्होंने क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट माइनस में भी करा है, माइनस में। आप इसका वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे क्रूड ऑयल की, माइनस के अंदर, यानी कि क्रूड ऑयल खरीदने के पैसे दिए जा रहे हैं। क्रूड ऑयल के खरीदने के पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो गया था, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई थी। अगर वो बिकता नहीं तो वो बर्बाद होने की संभावना थी, वेस्ट होने की संभावना थी। तो उन्होंने कहा इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो निकालने के लिए उन्होंने स्कीम चलाई कि जो भी हमसे क्रूड ऑयल परचेस करेगा अगर लॉन्ग टर्म तक, तो शुरुआत के 3 साल इसको फ्री दिया जाएगा, लाइक जियो, यूज करो, पैसे भी मत दो, सब फ्री में दिया जाएगा। उल्टा ऊपर से पैसे दे रही थी, ठीक है। सऊदी की कंपनी, सऊदी गल्फ कंट्रीज ने, ओपेक ने घोषणा करी थी कि क्रूड ऑयल माइनस तक सेल हुआ है ना, -$10 $15 पर बैरल तक सेल हो गया है ना। जो $80 $400 $5,000 $2,000 तक पर बैरल जाता है वो माइनस में। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक फुल हो गई थी, स्टोरेज की क्षमताएं फुल हो गई थी, और इसलिए क्रूड ऑयल को उन्होंने माइनस में भी सेल करना पड़ा, यानी रिवॉर्ड सिस्टम से भी सेल करना पड़ा। तो ये सर्वाइवल टेक्निक। मैक्सिमम सेल ग्रोथ में कितने प्राइस पे मैक्सिमम सेल कर सकता हूं, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्राइस पे बढ़ा सकता हूं, और स्टैब्लिश लीडर्स की क्या प्राइस है, यानी कॉम्पिटिटर्स की क्या प्राइस है। ये तीसरा पॉइंट है। क्लियर हो गया? कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, वो तीनों ही पॉइंट बार बार रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, थकना नहीं, लड़ना बहुत है जीवन में। आज हारना नहीं है, आज काम बहुत है। कल आराम करेंगे, कल पिक्चर देखेंगे, कल घूमने जाएंगे, लेकिन आज तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, बट क्या क्या है, कंज्यूमर आर एक्सट्रीमली सेटिस्फाई, क्वालिटी ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी चेक करी जाती है, कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी भी चेक करी जाती है। सिंपल है, वही जो सारे 3 पॉइंट थे वापस से रिपीट किए गए हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो प्राइसेस होती है या एक्सपोर्ट की प्राइसिंग होती है, इट इज डेफिनेटली हेल्प टू ग्रो देयर बिजनेस। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर बिजनेस ग्रो करना है तो उसकी प्राइसिंग एंड मेन कंसर्न होता है, क्योंकि क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी आजकल के जो कस्टमर हैं वो सेंसिटिव हो गए। अगर हाई क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट देना है तो हाई प्राइस अगर वो पेड कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस कम होगी तो उसके चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत
नहीं है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये बात हमको सिखाता है। प्रिमिलरीज ऑफ एक्सपोर्ट, प्रिमिलरीज का मतलब कि कौन कौन सी बातें पहले करी जाती है। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि चलो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो एक्सपोर्ट का काम करने में जो मेरे मन के अंदर ख्याल आया है उनमें मेरे को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वही सिलेक्शन प्रोसीजर है ना। तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सबसे पहले मेरे को ध्यान रखना है कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, ठीक है। फिर मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब कि वहां पर रेगुलर इंटरवल में प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा, सर्विसेज सप्लाई की जाएगी, यहां का कोई एजेंट जाएगा, कोई एजेंट बेस पे सप्लाई होगा, होलसेलर रिटेलर बनाऊंगा कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, एन नंबर्स ऑफ थिंग। कि ऑपरेशन में तो सारी चीजें आ गई, ठीक है। नेम ऑफ बिजनेस क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बिजनेस आया तो प्रोडक्ट तो आ ही गया ना, लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस एक वास्ट वैरायटी है। जैसे कि हमने चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट करी, तो चिप्स में भी 15 तरीके की वैरायटी आती है, नमकीन वाला है, तीखा वाला है ना, सॉल्टी फ्लेवर का है, तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि बीफ बर्गर है, मैकडी बीफ बर्गर के लिए फेमस है जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप जर्मनी में जाओ, ठीक है, एम्स्टर्डम में जाओ तो वहाँ पर आपको मैकडी मिलेगा, तो वहाँ पर आपको वेज बर्गर नहीं मिलेगा, है ना। बीफ बर्गर गो मांस बेचने के लिए फेमस है, और यहाँ इंडिया में वो कंपनी आई तो वो यहाँ पे बीफ बर्गर नहीं बेचती है, वो यहाँ पे वेज बर्गर बेचती है। क्यों? क्योंकि दोनों की रिलीजन कम्युनिटी का थिंक पॉसिबिलिटी अलग है, माइंडसेट अलग है, और उनको तो यहाँ सेल करना है, उनको तो प्रॉफिट जनरेट करना है। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट भी मेन हो गया, ठीक है। इफेक्टिव वे ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस का कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होगा, यानी पत्राचार उसका। सिलेक्शन ऑफ मार्केट भी करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बायर्स भी करेंगे, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे पॉइंट्स क्या है, अपने प्रिमिलरीज है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर। अब देखो इस सिलेबस के अंदर कितनी चीजें गड़बड़ है। ये फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए था ना एक्सपोर्ट के बाद में, लेकिन ये बाद में दिया हुआ है। तो जैसे दिया है यूनिवर्सिटी ने, मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मन से नहीं कर रहा, वरना बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिरी दिन था इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, वरना ये टॉपिक प्रिमिलरी ऑफ एक्सपोर्ट आपके जस्ट एक्सपोर्ट के इंट्रोडक्शन के बाद वाला टॉपिक है। इसके बाद ही तो अपन बिजनेस, प्राइसिंग, कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। पर ऐसा होता है कभी कभी, जो लिखने वाला है उसने लिख दिया, अपन पढ़ रहे हैं, है ना। अब इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी रिस्क होती है, ये एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आया इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी रिस्क होती है। पहले तो क्रेडिट रिस्क होती है कि जो पैसा आपने दिया है कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा, क्रेडिट रिस्क। दूसरी रिस्क आपकी कौन सी है, क्रेडिट रिस्क मतलब नॉर्मली जो अमाउंट की रिस्क होती है। करेंसी रिस्क, जिस करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं वो करेंसी ही तो बंद नहीं हो जाए, जैसे कि यूएस डॉलर और रुपीस में चल रहा है। अभी हम रशिया से जो तेल ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, और रूबल में ले रहे हैं, उनकी करेंसी में ले रहे हैं, तो करेंसी रिस्क भी होती है। अगर उसकी वैल्यू गिर गई तो क्या होगा, है ना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज तो करेंसी बेस पे होता है। कैरेज रिस्क, कैरेज रिस्क माल चोरी हो गया, माल बर्बाद हो गया, कैरेज यानी कि अपना जो गुड्स होते हैं उसको कैरेज रिस्क। और कंट्री रिस्क, कंट्री की कंट्री डूब गई, श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान कगार होने पे है, और ऑफिशियली तो उनके जनरल बोल चुके हैं कि हम दिवालिया कंट्री हो गए, लेकिन अब लोग मानने को तैयार नहीं है। तो कंट्री रिस्क भी होती है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ कंट्रीज हैं जहां पर आज भी उग्रवादियों का शासन चल रहा है। जैसे अफगानिस्तान है, वहां पे तालिबानी शासन चल रहा है। आपने वहां पे माल भेजा और कंट्री वहां पे लीगल लॉज ही इस तरीके के नहीं बने हुए कि वो आपको प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। कैरेज रिस्क होगी, करंटी। तो दीज आर काइंड्स ऑफ रिस्क, ये सारे बिजनेस में इंक्लूड होती है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो करेंसी रिस्क ज्यादा हो जाती है, कंट्री रिस्क का अलग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। बाकी रिस्क तो हर धंधे में होती है, ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये क्या कह रहा है, ये एक तरीके के कोड होते हैं। जैसे अपन ने वहां पर प्रिमिलरी स्टेज में पढ़ा था ना कि कौन सी चीजें हैं, सॉरी कि एक कोड आपको लेना होगा। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर ले रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर ले रहे हैं, वैसे आपको रजिस्ट्रेशन का एक कोड की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक तरीके का लाइसेंस प्रोवाइड कराएगी। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, लिस्ट ऑफ पार्टनर चाहिए, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज लेटर चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट चाहिए,
ठीक है, ईमेल एड्रेस चाहिए, टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, अभी टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर भी आएगा। डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है कंपनी का, ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर लगाना होता है। एक फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर 2A, इसको भरना होता है। आयात निर्यात फॉर्म नंबर 2A, हिंदी में ही बोलते हैं इसको, आयात निर्यात फॉर्म, इसको भरना होता है, इसको सबमिट करना होता है इनके ऑफिस के अंदर, और ऑनलाइन भी आप इसको सबमिट कर सकते हो, और इसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन कोड मिल जाता है जिसको आईसी कोड बोलते हैं। इसके अलावा हमारे को रजिस्ट्रेशन करने के अलावा कुछ मेंबरशिप भी लेनी होती है, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, इसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आरसीएमसी। आरसीएमसी क्या है कि जो अपन पर्पस के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो कि मैं कपड़ा बेच रहा हूं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रुप ऑफ पर्सन मेरे साथ जुड़ेंगे। इनसे क्या होगा कि वो मेरे को नया मार्केट मिलेगा, नए एग्जीबिशंस में जाने का मौका मिलेगा, और मैं नई चीजें सोच पाऊंगा, समझ पाऊंगा कि क्या करा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसके साथ भी वही जो सारे डॉक्यूमेंट अपन ने, डॉक्यूमेंट की लिस्ट एक बार ये याद कर लेना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये लिस्ट पूरी की पूरी याद कर लो, ये लिस्ट पूरी की पूरी याद कर लो, चिंता मत करो, यही डॉक्यूमेंट हर जगह लगते हैं, ठीक है ना कोई ज्यादा बदल नहीं रहा होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अंदर पैन नंबर, बैंक डिटेल, कंपनी डिटेल, वही सारी, ईमेल आईडी, वही सब लिखना ही है अपन को, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग पर्पस कैन अप्लाई द सर्टिफिकेट टू सीक द बेनिफिट कंसेशन एंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। अच्छा, अगर मैं किसी ग्रुप से जुड़ूंगा, एक लकड़ी अकेले टूट जाती है, बंच जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, मजबूत रहता है, तो इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो हैं, अगर मेरे को उनका बेनिफिट लेना है तो ग्रुप ऑफ में जुड़ना होता है। सिंपल है, कोई मुश्किल। अब रजिस्ट्रेशन क्या है ईपीसी के अंदर, ईपीसी क्या है सर, अभी तक तो 2 रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया, एक तो मेंबरशिप में करा दिया, एक आपने उसका कोडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया। एक काउंसिल भी होती है, काउंसिल मतलब कि वो न्याय प्रणाली जिसके अधीन आपको काम करना होता है। जैसे कि भारत की नागरिकता एक अलग है, आधार कार्ड अलग है, पासपोर्ट अलग है ना, सबका पर्पस अलग अलग है, और अपने जो फेसबुक के ग्रुप मेंबर है उनका पर्पस अलग है। तो इसी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल होती है, उसके लिए ईपीसी बनाई जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये क्या काम करती है कि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो इसमें आपकी हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि पूरे देश, जो पूरा इंडिया है, उसकी ग्रोथ अधिकतर मैक्सिमम किसके ऊपर टिकी हुई होती है, एक्सपोर्ट के ऊपर। जितना हम सेल करेंगे उतना ही तो प्रॉफिट जनरेट होगा, उतने ही रुपए की वैल्यू, डिमांड बढ़ेगी, और रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की प्राइस भी बढ़ जाएगी और हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इज द एसेंशियल पार्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल पावर कह सकते हैं। अमेरिका इतना संपन्न क्यों, चीन इतना संपन्न क्यों, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, हमारे डेफिशिएंसी है। तो एक्सपोर्ट काउंसिल सारा प्रमोशन की एक्टिविटी करती है और इसमें अपन को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। बेस केमिकल, फार्मास्यूटिकल, अच्छा काउंसिल कौन कौन सी होती है, सबके लिए अलग अलग काउंसिल है। जो ऐसा आपका प्रोडक्ट है, जैसे मेंबरशिप मैंने आपको बताया था आपके नेचर के अकॉर्डिंग होगी, वैसे ही इंजीनियरिंग काउंसिल है, टेक्सटाइल काउंसिल है, केमिकल काउंसिल है, फार्मा काउंसिल है, ठीक है, अलाइड काउंसिल है, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक काउंसिल है, एन नंबर्स ऑफ, जितने आपको याद आएंगे, सीमेंट काउंसिल है, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बेस्ड काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, ठीक है, और आप मरीन प्रोडक्ट्स काउंसिल है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे। रीजन टू रजिस्टर विद द एक्सपोर्ट, रीजन क्या होता है किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रजिस्ट्रेशन काउंसिल करने का, जो फॉरेन पॉलिसीज के बेनिफिट्स हैं वो हमको उस मेंबरशिप से भी पता चलेंगे, और ये हमको डायरेक्ट बेनिफिट देने की स्कीम है। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप दोनों के अंदर हमको काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्लियर है ना? देखो 32 मिनट हो गए, लेकिन चिंता मत करो, थ्योरी ज्यादा है। अब ये जो मेंबरशिप की फीस है इस काउंसिल की, ईपीसी की, वो कितनी है? देखो 30 लाख तक तो 5,000 है, केवल ये याद कर लेना, और 100 करोड़ के ऊपर 45,000 है। 2 ही याद रख लेना, चलो तीसरी भी पढ़ लेते। 30 लाख से 60 लाख तक 8,000। यानी कि अगर मेरे को वो रजिस्ट्रेशन कराना है, उस काउंसिल का मेंबर बनाना है मेरी कंपनी को, मुझे नहीं, मेरी कंपनी को, तो मेरे को 30 लाख रुपए तक का 5,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क है, और 60 लाख तक 8,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क है, और 100 करोड़ के ऊपर 45,000। ये पूरी स्लैब रेट है, पीपीटी आपको मिल जाएगी, एक बार देख लेना, याद हो जाए तो ठीक है, वरना इसका कहना ही क्या, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देखो कितनी जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो काफी क्रूशियल टास्क होती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। सेंट्रल एक्साइज क्या होता है कि एक तरीके का टैक्स है ये। सेंट्रल एक्साइज क्या है? एक तरीके का
टैक्स सिस्टम है। ये टैक्स सिस्टम हमको क्या बताता है कि आप कुछ भी माल यहां से भेजोगे बाहर तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है तो इंपोर्ट पे भी लगता है, एक्सपोर्ट यूजुअली टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन करना चाहती है उसमें वो टैक्स लगा देती है। जैसे नेसेसिटी प्रोडक्ट दालों के ऊपर अभी निर्मला सीतारमण जी ने बैन लगा दिया था, अभी कुछ समय पहले हटाए। ठीक है, पाम ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था कि हमको इंडोनेशिया से नहीं खरीदना, वो हमारे अगेंस्ट में चल रहा है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ये सेंट्रल एक्साइज इज काइंड ऑफ सिंपल टैक्स, जो क्या आंसर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस यह है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये पेई खुद जाके गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है। जैसे कि इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगा, मैंने गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि पेई खुद न जाता है, ये किसी थर्ड पार्टी को हायर करता है, थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है और ये थर्ड पार्टी मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स देती है। लाइक जीएसटी, अपन खाना खाने जाते हैं, खाना खाने गए, होटल में बिल दिया, उसके साथ जीएसटी जुड़कर आया 20 रुपये, 100 रुपये के खाने पे 5% जीएसटी लग रहा है, 2.5% स्टेट का और 2.5% सेंट्रल का, तो 5 रुपया लगा है वो मैंने होटल के मालिक को दे दिया है। जब साल कंप्लीट होगा, 31 मार्च आएगा, उससे पहले जब ये फिलिंग कर रहा होगा इसका टैक्स रिटर्न, तब वो जाके वो 5 रुपये गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी तरीके से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है, अपना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में आता है। इसके अंदर भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट नहीं होता है और अपन किसी पार्टी को सबमिट करते हैं। और किसको एग्जेम्पशन मिली हुई है? एग्जेम्पशन मिली हुई है उन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को जो जीरो रेट पे सप्लाई करते हैं, जिनको जीरो मतलब उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जो जीरो रेटेड सप्लाई है या उनके प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, कि आप इनको प्रोडक्ट को सेल करो, एग्जेम्प्ट है, अब गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर रखा है या उसके ऊपर टैक्स 0% कर रखा है, या स्पेशल स्मॉल स्केल कोई कंपनी अगर कोई सेल करना चाह रही है तो उसको इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है इस टैक्स सिस्टम में। ठीक है, कराएगी तो बेनिफिट ही मिलेगा क्योंकि 0 पे वो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती है। अब कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना टाइप का होता है देख लीजिए, सिंपल सा बात है। और मैंने कहा था ना ये वापस से आएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने तरीके का होता है। जल्दी से अपन देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने टाइप्स का होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इंपोर्ट की बात नहीं हुई है। पहला होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट, बहुत सिंपल है, यहीं याद कराऊंगा और यहीं कल लिखाओगे, यहाँ तो नहीं, मतलब एग्जाम हॉल में लिखाओगे। ठीक है, याद करवा दूंगा। एक्सपोर्ट कितना टाइप का होता है? सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट, अच्छे से याद कर लो। मैन्युफैक्चर करके जब हम कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हैं, खुद बना के बेच रहे हैं, टाटा गाड़ियां खुद बना के बेच रही है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट, मैं मार्केट से उठाता हूं, मार्केट से क्या उठाए भैया, रसगुल्ले उठाए और बाजार में बेच दिए, बाजार में मतलब विदेशों के बाजार में, मर्चेंट एक्सपोर्ट। मार्केट से कोई चीज उठाई और विदेश में जाके बेच दी तो मर्चेंट एक्सपोर्ट होता है। मैन्युफैक्चरर, खुद बना के बेच रहा हूं तो मैन्युफैक्चरर, और बाजार से उठा के बेच रहा हूं मर्चेंट। स्टेटस होल्डर क्या होता है? स्टेटस होल्डर बेसिकली इन एक्सपोर्ट का ही होता है, लेकिन स्टेटस होल्डर की इस लिमिट के ऊपर के एक काइंड ऑफ वेराइटी कैटेगरी कि 500 करोड़ से ज्यादा का बेचोगे तो आप स्टेटस, ये वाला डायमंड प्ले बटन मिल रहा है, गोल्डन, तो इस तरीके के एक्सपोर्ट में कैटेगरी गवर्नमेंट बना के रखती है। अपने कोर्स के अंदर केवल स्टेटस होल्डर है, जिसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे एक डिफरेंशिएट किया जाता है एक्सपोर्टर को। अगर 100 करोड़ से ऑन द बेसिस ऑफ फेल, अगर 100 करोड़ से कम का कर रहा है तो अलग है, 50 से कम का कर रहा है अलग है, 200 से कम का कर रहा है अलग है। अच्छा, ये स्लैब रेट क्या है सर? ये स्लैब रेट अपने कोर्स में नहीं है और हर बार चेंज होती है, इसलिए कोर्स में लिखी हुई भी नहीं है। केवल अपन को इतना याद रखना है कि फॉरेन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेट करती है। मतलब मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट का मिला के एक टाइप है। ठीक है, कि इसके अंदर, हाँ, अब चौथा क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस, जो कंपनी सर्विस एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था हम फ्रीलांसिंग सर्विसेज का काम करते थे, राइटिंग का काम करते थे, तो वो सर्विस एक्सपोर्ट है। टीचिंग में अगर कोई नॉलेज दे रहा है, कोई हेल्थ की दे रहा है, कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा है, तो सर्विस एक्सपोर्ट हो गया। 4 समझ में आ गए। देखो, मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट, स्टेटस और सर्विस, चारों। नेक्स्ट क्या है? कैनलाइजिंग।
कैनलाइजिंग एजेंसीज क्या होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स, कैनलाइजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन थ्रू कमोडिटीज ऑफ द स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करोगे लेकिन गवर्नमेंट की बॉडी को पहले जाके सबमिट कर दो। जैसे कि खादी का कोई माल बेचना है तो आप खुद मत बेचो, गवर्नमेंट को जाके दे दो, गवर्नमेंट आगे जाके वो प्रोडक्ट सप्लाई कर देगी, तो दे दे कैनलाइजिंग एजेंसीज। और एक्सपोर्ट कंसोर्टिया, कंसोर्टिया का मतलब क्या है यहाँ पर? द नंबर ऑफ इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस मैन्युफैक्चर वॉलंटरी, मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल जाके करते हैं कंसोर्टिया के अंदर, जब अपने ग्रुप ऑफ पीपल जाके कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी 5 जनों की एसोसिएशन मिली कि हम पांचों मिलके ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तो कंसोर्टिया, कोई जॉइंट वेंचर टाइप, ठीक है। तो कंसोर्टिया में कैनलाइजिंग एजेंसीज भी समझ में आया। ये सारे बी पार्ट और ए पार्ट के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। स्टेटस होल्डर क्या होता है फिर से बता देता हूं। जब अपन नंबर ऑफ रुपीस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं अपने एक्सपोर्टर को, तो वो होगा स्टेटस होल्डर। इसके बाद आ जाएगा सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। मर्चेंट, जो माल इंडिया से खरीद के बाहर बेच रहा है, खुद बना नहीं रहा। जब खुद बनाओगे तो मैन्युफैक्चरर बन जाओगे। अब कैनलाइजिंग एजेंसीज क्या होती है? कैनलाइजिंग एजेंसीज मतलब कि गवर्नमेंट की हेल्प से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाओगे, आप गवर्नमेंट की हेल्प से जाओगे। कोई एजेंसी का नाम इसमें दिया हुआ है? हाँ, ये मिनरल्स कॉर्पोरेशन दिया हुआ है, मेटल्स एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट कंसोर्टिया, कंसोर्टिया का मतलब कि आप कोई जॉइंट वेंचर, कोई ग्रुप ऑफ पीपल जाके एक साथ अगर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है ना, कि ट्रेड फेयर के अंदर 25 आदमी आए और उन्होंने यहाँ पर 10 दिन रहे और उन्होंने यहाँ कुछ सेल करा, है ना, हर जगह ट्रेड फेयर लगने लग गए अब तो वही एक्सपोर्ट कंसोर्टिया कहलाता है, कि अपना ग्रुप ऑफ पीपल कहीं गए, उन्होंने कोऑर्डिनेशन करा और सेल कर दिया। क्लियर हो गया? तो दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर, और बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन तो और भी बार आया है। डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि द प्रोडक्ट जो होता है वो इंडिया में ही रहता है, लेकिन फिर भी उसका पैसा आ जाता है। यूजुअली तो सर्विसेज में होता है, किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट बाहर नहीं गया है। लाइक कि जैसे कि व्हाट्सअप तो यूएसए में बेस्ड सर्वर है उसका, है ना, अब तो इंडिया में भी आ गया, लेकिन यूएसए बेस्ड सर्वर था, तो वो प्रोडक्ट वहीं था, लेकिन उसकी सर्विसेज पेड करने के लिए यहाँ से अगर कुछ पैसा लिया जा रहा है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है। डीम्ड एक्सपोर्ट रेफर्स दोज ट्रांजेक्शन विच गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव द कंट्री। यहाँ पर प्रोडक्ट जब बाहर न जाए, केवल उसका पैसा आ जाए, तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। हो सकता है भविष्य में वो प्रोडक्ट जाए, हो सकता है कि भविष्य में वो प्रोडक्ट यहाँ से ले लिया जाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए वो कौन सा एक्सपोर्ट माना जाएगा? डीम्ड यानी माना हुआ, यानी पैसा ले लिया माल नहीं भेजा, पैसा ले लिया माल नहीं भेजा, तब कौन सा एक्सपोर्ट कहलाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, अब ये सिंपल है, इसके लाइसेंस वगैरह कोई इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट कहाँ गया? मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट, फिर से पॉइंट रिपीट हो गया। मर्चेंट एक्सपोर्ट वही है कि मैं खुद बाजार से माल खरीदता हूं और एक्सपोर्ट करता हूं, तो मर्चेंट एक्सपोर्ट यानी एक व्यापारी की तरह। मैन्युफैक्चरर यानी एक निर्माता की तरह, खुद बनाऊंगा और खुद बेचूंगा। इसके साथ में अपन ने 40 मिनट्स के अंदर क्या कंप्लीट कर ली? पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली। तो मेरे साथ बने रहिए, जल्दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेकर आ रहा हूं और आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।